जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए अपनी मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज अपनी साइंस की जो एनसीईआरटी सीरीज़ है उसका डे 23 है, ठीक है ना। यानी कि ये अपनी कौन सी क्लास नंबर है, 23वीं क्लास नंबर है। अभी तक हम लोगों ने 22 यानी कि 22 लेक्चर अपने कंप्लीट कर लिए हैं और हर एक लेक्चर में हर एक नए चैप्टर को हमने डिस्कस किया है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज उसी सीरीज में अपना जो है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा एनसीईआरटी का होगा, ठीक है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्लेलिस्ट विजिट करके मैथ साइंस और सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप लोग जा करके उसे देख सकते हैं। तो ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को अपने आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या क्या। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेशन सिस्टम की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा ह्यूमन में कुछ इस तरीके से रेस्पिरेशन सिस्टम होता है जिसमें एक दो वर्ड आपको पता होंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं होती है। क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए, पहला जो भाग होता है जहाँ से हम सांस से एयर को अंदर लेते हैं उसे नासा गुहा, ठीक है ना, नॉसल्स बोलते हैं उसे। उसके बाद बकल कैविटी आती है, मुख गुहा जिसको बोला जाता है। फिर ये जो नली होती है इसे ग्रसनी बोला जाता है और यहाँ ट्राइकिया होता है जिसको कि श्वास नली बोलते हैं। ये कनेक्ट होते हैं किससे? फेफड़ा यानी कि लंग्स से, ठीक है ना। लंग्स से होते हैं। लंग्स जिसके अंदर कवर होता है, हड्डियों का जो गुच्छा होता है, ये इन्हें हम लोग बोलते हैं क्या? पसलियाँ बोलते हैं यानी कि रिब्स बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये फेफड़े दो तरीके से होते हैं, तो इसको बस इतना सा याद रखना है। और इसके नीचे ये एक तरह की हड्डी जैसा होता है जिसको कि बोला जाता है डायफ्राम, ठीक है ना। डायफ्राम का भी श्वसन क्रिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। तो अगर एक चीज़ याद रखना, अगर किसी व्यक्ति का डायफ्राम ब्रेक हो जाता है ना तो उस व्यक्ति का मौत निश्चित है, इतना ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब इसमें क्या टॉपिक हमारा होता है, कैसे सीटेट क्वेश्चन पूछता है, उस पर हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम, ये आप लोगों ने देख लिया, इसमें छोटी सी नॉलेज देनी थी आपको। अच्छा, अब आप लोगों ने देखा होगा हमने दो वर्ड सुना होता है, एक होता है ब्रीदिंग, ठीक है, दूसरा वर्ड होता है रेस्पिरेशन, ठीक है ना। क्या होता है ब्रीदिंग और क्या होता है रेस्पिरेशन? क्या दोनों एक ही चीज़ है या दोनों में कुछ डिफरेंस है? उसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले हम आप लोगों को चर्चा करते हैं ब्रीदिंग का, ठीक है ना। तो ब्रीदिंग का मतलब होता है कि सांस लेना और सांस छोड़ना, ये जो क्रिया है इसी को ब्रीदिंग बोला जाता है, ठीक है ना। एयर को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, सिंपल सा ये जो प्रोसेस हो रहा है इसे बोला जाता है क्या? ब्रीदिंग बोला जाता है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म बोला जाता है। तो अब समझ गए ब्रीदिंग क्या होता है। लेकिन रेस्पिरेशन ये चीज नहीं होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है? जब आपने एयर अंदर ले लिया तो एयर में कुछ ना कुछ आपका वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो अब ये क्या काम करता है, कैसे वर्क करता है रेस्पिरेशन, वो आप लोग डिटेल में समझ लीजिए, ठीक है ना। रेस्पिरेशन की क्रिया में क्या होता है, जैसे ही आपने एयर अंदर लिया तो एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन जो होती है ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके, जैसे ये ग्लूकोज है बॉडी के अंदर, ठीक है ना, एयर से आपने क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया, इसके साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और ऊर्जा देता है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ऑक्सीजन ग्लूकोज से मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी जो रिलीज करता है, इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन क्रिया बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये जो एनर्जी निकलती है इसी के ताकत से हम लोग डेली वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में अंतर समझ में आ गया। ब्रीद करना का मतलब ऑक्सीजन अंदर लिए और एयर को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये क्रिया को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो रेस्पिरेशन अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया जैसा हो रहा है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बना करके एनर्जी देता है, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? श्वसन बोला जाता है, ठीक है ना। अब अगर हम श्वसन में थोड़ी और अगर चर्चा कर लें, ठीक है ना, तो श्वसन आपका जो होता है दो तरीके का होता है। रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीदिंग से हट करके जो दूसरा पार्ट है हमारा रेस्पिरेशन की अगर बात करें, श्वसन ये दो तरीके का होता है। एक का नाम होता है एरोबिक जिसको कि वायवीय श्वसन बोलते हैं, दूसरे का नाम होता है एनएरोबिक जिसको कि अवायवीय श्वसन बोलते हैं। जैसा कि इनके शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है कि वायवीय का मतलब है कि ऐसी
क्रिया, ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है ना, तो उसे वायवीय श्वसन बोलते हैं। अब पहले हम वायवीय को समझ लेते हैं। तो देखिए हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज और या हम उसके बाद ऑक्सीजन, ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, साथ में वाटर रहता है, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ, तो ये कैसा श्वसन हो गया, कैसा रेस्पिरेशन हो गया, ये आपका वायवीय श्वसन हो गया, ठीक है ना। अच्छा, एनएरोबिक क्या होता है या अवायवीय क्या होता है? अगर हम अवायवीय की बात करें तो अवायवीय को भी हम दो तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, हम उसकी चर्चा करते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा कैसे दो तरीके से। अवायवीय ना दो तरीके से कहा जाता है एनएरोबिक, कि अगर ऑक्सीजन कम है तो भी अवायवीय बोला जाता है, और ऑक्सीजन बिल्कुल गायब है, नहीं है, तो भी अवायवीय बोला जाता है, ठीक है ना। तो कम, लैक ऑफ ऑक्सीजन, देखिए अगर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है बॉडी के अंदर तो भी ये श्वसन होता है, लेकिन वो किसके अंदर काउंट होगा, अवायवीय के अंदर काउंट होगा। अगर ऑक्सीजन बिल्कुल जीरो हो जाता है तो भी अवायवीय में होगा। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो देखिए हमारी मस्कुलर जो ग्लूकोज है, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो बचा है वो, और जो हमने बहुत थोड़ा सा वो ऑक्सीजन लिया है बहुत हल्का सा, वो दोनों क्रिया करके क्या बना देते हैं, लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज करते हैं। तो देखो ये लैक्टिक एसिड क्या करते हैं, अब ये जो लैक्टिक एसिड होते हैं ये हमारी बॉडी में थकान करा देते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कम है। जैसे अगर आप बहुत तेजी से दौड़ते हो तो आप देखते हो कि पैर का जो पटेला होता है, यहाँ पे जो मसल्स होती है वो बिल्कुल एकदम थक जाती है, एकदम टाइट होने लग जाती है, ठीक है ना, आपको बहुत ज्यादा टायर्ड फील होने लगता है। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है, यही रीजन होता है कि ऑक्सीजन आप उस टाइम पे कम इनहेलेट कर पा रहे थे, अंदर ले पा रहे थे, तो कम ऑक्सीजन की वजह से क्या बन जा रहा था, लैक्टिक एसिड का जमाव होने लग गया, जिससे कि आपकी मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, थक जाती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती है उससे आप भाग लेते हो। तभी तो देखते हो एनर्जी कम रहती है, धीरे धीरे आप थक करके गिर जाते हो, अगर बहुत ज्यादा अगर उसी कंडीशन में भागते रहे, लैक ऑफ एनर्जी के, सॉरी लैक ऑफ ग्लूकोज के। तो अब ये समझ गए। अब देखिए एनसीईआरटी में ये दे रखा है कि अगर लैक्टिक एसिड जम जाता है तो ये खत्म कैसे होता है। तो देखिए जब कभी कोई बंदा दौड़ करके आए और थक जाए ना, आपको क्या करना होता है, गर्म पानी लगा देना होता है, गर्म पानी से उसको नहला दो या धुल दो उसको, जहां पे थकान हुआ, जहां पे लैक्टिक एसिड का जमा हुआ है। तो वो क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होता है वो मेंटेन हो जाता है, ब्लड फ्लो करने लग जाता है, तो ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी आने जाने लग जाता है, तो जो लैक्टिक एसिड का जमाव है वो खत्म हो जाता है। तो ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये तो लैक की कंडीशन में हो गया। तो आपसे पूछेगा कि कोई बच्चा है जो कि बहुत ज्यादा थक गया है, यानी कि उसकी बॉडी में बहुत ऐंठन है, तो ये क्या वजह है। तो सबसे पहले तो ये वजह है कि उसका रेस्पिरेशन सिस्टम कैसा है, अवायवीय है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अवायवीय है और साथ में क्या हो गया, ग्लूकोज किस में बदल गया है, लैक्टिक एसिड में बदल गया है, ठीक है ना। कई बार ग्लूकोज डायरेक्ट लैक्टिक में ना बदल करके ग्लूकोज को पहले पायरुवेट में बदलता है, ठीक है ना। किसमें, ग्लूकोज आपका बदलता है पहले पायरुवेट में, फिर पायरुवेट आपका लैक्टिक एसिड में बदलता है। तो कई बार ऑप्शन में आपको ग्लूकोज ना दे करके पायरुवेट दिया रहेगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। एक तो ये हो गया। दूसरी कंडीशन ये होती है कि बिल्कुल ही वायु नहीं, मतलब ऑक्सीजन नहीं हो, बिल्कुल अब्सेंस, जिसको कि बोलते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है तो इस सिचुएशन में केवल एक काम होता है, क्या काम होता है उसकी बात करें, जो ईस्ट होते हैं ना, जो ईस्ट होते हैं वो क्रिया करके क्या बनाते हैं, एथनॉल प्लस एनर्जी बनाते हैं। इसी प्रोसेस से क्या बनाया जाता है, शराब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से पूछा जाएगा। अब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आपका एनारोबिक क्या होता है, अवायवीय कंडीशन क्या होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन और बिल्कुल अब्सेंस की बात कर देगा। थकान किसमें होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ग्लूकोज हमारा बदल जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। तो इतनी बात समझ गए, वेरी नाइस। अगर यहां तक समझ गए तो अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा इधर डिस्कशन कर लेते हैं कि जो हमने ब्रीदिंग की बात करी थी। ब्रीदिंग में देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब हम सांस लेते हैं तो किस तरीके से, इसको मैं अब ढक देता हूं, अब यहां तक आपको समझा दिया है। अच्छा देखिए ब्रीदिंग वाला हम एक बार आपको समझाने की कोशिश करते हैं कैसे ब्रीदिंग वर्क करता है। एक सेकंड, ये नीचे क्यों ना रहा है, हाँ ये देखिए। तो ये देखिए, ये आपकी पसलियां हैं, ये रिब्स होती हैं, पसलियां होती हैं, 32 इसमें हड्डियां होती हैं, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, तो ये आपको पता हो, चलिए पसलियां हैं। तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला कि
कि ब्रीदिंग का मतलब होता है एयर को अंदर लेना और एयर को बाहर छोड़ना, ये क्रिया है। तो इसमें देखो क्या होता है, दो तरीके का। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जब हम इनहेलेट करते, जैसे जब हम एयर को अंदर लेते हैं तो इस क्रिया को इनहेलेट बोला जाता है, इनहेलेट बोला जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद इसको एक्सहेलेट बोला जाता है। अभी इसकी हिंदी नीचे लिख रखा हूं, वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो जब हम इनहेलेट करते हैं, जब हम एयर अंदर लेते हैं, अंतः श्वसन करते हैं, इसकी हिंदी होती है अंतः श्वसन, अंतः श्वसन। ये बात याद रखना, अंतः श्वसन। वर्ड पे ज्यादा ध्यान दो, लिखने पे हो सकता है आपको ना क्लियर हो, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है। देखो अंतः श्वसन में क्या होता है, एयर को व्यक्ति अंदर लेता है। जब आप एयर अंदर लेते हो ना तो ऐसे करते हो, जब ऐसे अंदर एयर खींचा तो ये रिब्स क्या हुई, बाहर की तरफ निकल गई। देखो रिब्स कहां के निकल गई, बाहर की तरफ निकल गई। और ये जो नीचे डायफ्राम की लाइन है ये नीचे की तरफ खींच जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अंतः श्वसन की क्रिया में क्या कंडीशन बनती है, तो आप बता देना कि ऑक्सीजन को मतलब एयर को अंदर लेते हैं तो रिब्स जो पसलियां हैं वो बाहर की तरफ खुलती हैं और डायफ्राम नीचे चला जाता है। वहीं ये होता है निःश्वसन बोलते हैं, निःश्वसन इसकी हिंदी होती है। वैसे आप इंग्लिश याद करो, एक्सहेलेट बोलते हैं, ठीक है ना। इस कंडीशन में क्या होता है, अब इस कंडीशन में व्यक्ति क्या करता है, ऑक्सीजन मतलब एयर को रिलीज करता है, ठीक है ना। जैसे इस तरीके से मैंने सांस छोड़ा है, ठीक है ना। जब मैंने सांस छोड़ा तो अब हमारी पसलियां क्या हुई, सिमट गई, अंदर की तरफ चली गई। देखो ये एरो लगा है ना, पसलियां किधर आ गई, अंदर की तरफ आ गई। तो और जो डायफ्राम होता है वो नीचे से ऊपर तरफ पंप करता है, इस तरीके तरफ ऊपर की तरफ पंप कर दिया। तो जो एयर है, अपशिष्ट एयर है, वो हमारे नाक से किधर आ गया, बाहर साइड आ गया। इसको बोलते हैं एक्सहेलेट, इसको बोलते हैं इनहेलेट, ठीक है। ये बात आप समझ गए। आपसे ये कंडीशन पूछेगा निःश्वसन में कैसे काम करती हैं हड्डियां, तो ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। अच्छा लगे हाथ आपको एक बात और बता दूं, आपके एनसीईआरटी में क्लास 7 की एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है श्वसन क्रिया दिखाने के लिए। तो उसमें एक जार में यहाँ पे फेफड़े को बनाने के लिए 2 बलून जैसा बना दिए हैं, ठीक है। और नीचे एक और बलून लगा दिए हैं, यहाँ पे एक गिट्टा लगा करके यहाँ पे एयर आने की जगह छोड़ दिए थे, ठीक है ना। तो ये प्लास्टिक की बोतल है, ये गुब्बारे हैं, ये रबड़ की सीट, नीचे रबड़ की सीट लगा दी है। तो इस प्रक्रिया से उन्होंने बताया है सांस कैसे ली जाती है। तो देखो इसमें क्या होता है, जब ये रबड़ की सीट ये बंदा ना नीचे की तरफ ऐसे खींचेगा ना, जब नीचे की तरफ खींचेगा तो ये बाहर से एयर अंदर आने लगेगी। जब बाहर से एयर अंदर आने लगेगी तो ये गुब्बारा जो है ये फूल जाएगा, ये फूल जाएगा। अब इसके अपोजिट जब सांस छोड़ने वाली क्रिया को समझाना है तो क्या करता है, ये जो गेटिस रबड़ नीचे लगा हुआ था, रबड़ की सीट, इसको अंदर की तरफ धक्का मारेगा। तो क्या करेगा, प्रेशर लगने की वजह से इस गुब्बारे की जो एयर है ना इधर से बाहर निकल जाएगी, एयर जो है बाहर निकल जाएगी। तो गुब्बारा देखिए बिल्कुल पिचक जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारा जो लंग्स होता है वो भी काम करता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं और फिर बाहर छोड़ते हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ये एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ चलते हैं हम लोग, आगे आपको डिस्कशन कराते हैं थोड़ा और टॉपिक का। अच्छा अब हम एक चीज और आपको डिस्कस करेंगे कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उस टाइम क्या क्या अंदर जाता है, एयर के साथ क्या क्या अंदर जाता है और फिर क्या क्या बाहर निकलता है, यहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। अंतः श्वसनी और उच्च श्वसनी, मतलब आप इंग्लिश में याद रखो इनहेलेड और एक्सहेलेड, ठीक है ना। तो क्या होता है, कितने प्रतिशत ऑक्सीजन जाती है, क्या जाता है। तो देखो ये आपका रहा, अगर फेफड़ा है यानी कि लंग्स है, जब आपने अंतः श्वसन वायु लिया, मतलब जब एयर को इनहेलेड अंदर करते हो आप, तो पहली बात तो आप 21%, 21% ऑक्सीजन लेते हो एयर में और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो। मतलब जब हम सांस अंदर खींचते हैं तब क्या क्या लेते हैं, ऑक्सीजन भी रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है। क्वेश्चन आपसे देगा कि जब हम अंतः श्वसन करते हैं तो क्या उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होता है या एक होता है, तो आप आंसर करोगे कि दोनों होता है, हाँ लेकिन मात्रा में ये कम होता है, 0.0% होता है। तो ये मात्रा याद रखना, 21% एयर ऑक्सीजन लेते हैं, 0.0% क्या लेते हैं हम, CO2 लेते हैं। लेकिन वहीं जब हम एक्सहेलेट करते हैं, मतलब उच्च श्वसन करते हैं, मतलब सांस को जब छोड़ते हैं तो आधी ऑक्सीजन बर्न हो जाती है और बचती कितनी है, 16.4% बचती है। बर्न ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। यहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा निकलती है, 4.4%। तो ये आप हो सके तो इसको भी याद रखना कि सांस छोड़ते टाइम एयर जो होती है, ऑक्सीजन जो होती है 16.4% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% होती है। जब सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम 0.04% होती है। तो ये एक बात आपको याद रखना है।
एनसीईआरटी में अगर हम बात करें, वहां पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिसको कि लाइम वाटर टेस्ट दिया है। उसने ये कहा है कि बच्चे से ये कहा गया है कि आप ये परीक्षण करो कि ये जो सांस में छोड़ा है उसमें CO2 ही है। तो देखिए CO2 का परीक्षण करने के लिए क्या किया जाता है, लाइम वाटर टेस्ट किया जाता है। लाइम वाटर टेस्ट कैसे होता है, इसमें क्या करता है, ये देखिए मैंने बच्चे के फोटो लगाए। एक बच्चा है, ट्यूब नली में क्या ले लिया उसने, लाइम वाटर ले लिया। लाइम वाटर को चूने का पानी बोलते हैं। जब आप सांस छोड़ोगे, अगर आपकी सांस में कार्बन डाइऑक्साइड है तो जो लाइम वाटर है ये इसका कलर दूधिया हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट दिया है, तो ये आप याद रखना। वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड परीक्षण इसी से होता है, लाइम वाटर टेस्ट से होता है। तो अब समझ गए, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। इतनी चीजें समझ गए। अब हम जान लेते हैं कुछ जीव जंतुओं में किस तरह से श्वसन क्रिया होती है। अगला टॉपिक आ जाते हैं, कैसे कैसे। देखो यहाँ पे लिखा है अन्य जंतुओं में श्वसन कैसे कैसे होता है। तो देखो बड़े जो कुछ जानवर हैं, ठीक है ना, जैसे कुछ बड़े जानवर हैं, जैसे मान लो हाथी हो गया, शेर हो गया, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प। मेंढक देखो एक थोड़ा अपवाद में भी आता है, अभी बताऊंगा। और आपका पक्षी हो गई, जंतु हो गए, ये किस तरीके से श्वसन करते हैं, फेफड़े के हेल्प से, जैसे कि मनुष्य करता है। मनुष्य की भांति फेफड़े यानी कि लंग्स से करते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें मछली की, तो मछली फेफड़े से नहीं करती है, वो अपने गिल्स यानी कि जो क्लोम होता है, गलफड़े होते हैं, इससे करती है। मैंने फिगर लगा रखा है, एनसीईआरटी का है, ठीक है ना। तो ये श्वसन अंग इसके लिए क्या है, गलफड़ा है। अब पूछता है आपसे कि जो क्लोम है यानी कि गलफड़ा है, गिल्स है मछलियों में, वो क्या काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए वाटर के अंदर क्या होता है, घुलनशील O2 होती है, ऑक्सीजन होती है। तो ये गलफड़े यही काम करते हैं, यहां से ऑक्सीजन को छान के मछली को दे देते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक पूछता है आपसे कांकरोच किस तरीके से श्वसन करता है। तो देखिए कांकरोच के शरीर के ऊपर ना, यहाँ पे देखो मैंने फोटोग्राफ इसीलिए लगा रखा है, छोटे छोटे श्वास प्रणाल होते, छोटे छोटे छिद्र आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, उसी के माध्यम से लेता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है ना कि काकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं, ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ गए आप। कह रहा है कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाते हैं। तो ये आप पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना जान लो कि ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको श्वास प्रणाल बोलते हैं, उसके माध्यम से करते हैं ये श्वसन। अगर वहीं एक क्वेश्चन पूछता है केचुआ, केचुआ कैसे करता है, केचुआ लिख लीजिए, इसमें शायद नहीं है। तो केचुआ क्या करता है, वो अपने स्किन से श्वसन करता है, उसकी त्वचा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, वो उसी से श्वसन कर लेता है। तो ये याद रखोगे आप। तो इतनी बात समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हमने जान लिया श्वसन कैसे होता है, कुछ जानवरों में कैसे होता है, ये हमने पहचान लिया। अब हम जानेंगे कि जब हम श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, तो हर एक मिनट में रेट क्या होता है, कितने दर से हम श्वसन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं, औसतन एक जो वयस्क पुरुष होता है, मतलब एडल्ट अगर कोई व्यक्ति है, वयस्क व्यक्ति के विश्राम, जब वो अपने स्टेबल स्टेट में है, मेहनत नहीं कर रहा है, तो एक मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है। जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा मेहनत कर रहा हूं, थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन अगर मैं न्यूट्रल बैठा रहता तो एक बार में, एक मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेता मैं, 15 से 18। तो ये याद रखना, ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, ठीक है। और बाहर निकालता है तो 15 से 18 बार सांस लेता है और बाहर छोड़ता है, ये याद रखोगे। लेकिन वहीं अगर व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो उसकी जो श्वसन दर है, रेस्पिरेशन रेट है, वो बढ़ करके लगभग 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ जाती है, या इससे भी अधिक हो जाती है, कितनी मेहनत कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये बात याद रखोगे ना। जैसे देखो एनसीईआरटी में अलग अलग स्टेज में आपको दे रखा है किस स्टेज में कैसा होगा। तो देखो जब यहाँ पे आदमी सो रहा है, इस स्टेज में इसकी जो श्वसन दर होगी 15 से 18 होगी, ठीक है ना। ये नॉर्मली वॉक कर रहा है 15 से 18 होगी, लेकिन ये बच्ची दौड़ रही है तो इसकी लगभग 25 हो जाएगी रेट। ये काम कर रहा है, ये 25 हो जाएगी। ये नॉर्मल बैठा है तो ये 18 से 15 के बीच में होगा। ये लेडी देखिए कपड़े धुल रही है, मेहनत का काम कर रही है, तो इनका भी श्वसन रेट लगभग 20 या 24-25 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए। अब यहाँ पे कह रहे हैं ना, तो हम क्या कह रहा है, तो हम ना केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, तेजी से बदले लंबी लंबी भी सांस लेते हैं जब हम मेहनत करते हैं, ठीक है ना। तो अधिक इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से हम अधिक ग्रहण करते हैं। तो अब समझ गए आप लोग श्वसन की सब चीजें, फैक्ट क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आगे अगर हम बढ़ते हैं,
आपसे इसमें ना एनसीईआरटी में क्लास 7th में एक बच्चा होता है, बूझो उसका नाम रहता है, उससे वो अपने दादाजी से मिलता है, तो ये सारी वार्तालाप वहीं की होती है। पूरा कॉन्सेप्ट आपका एनसीईआरटी से, क्योंकि सीटेट पूरा एनसीईआरटी पूछता है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि उससे बूझो से पूछा गया कि क्या पौधे भी श्वसन करते हैं, तो हाँ ये आपसे भी पूछा जा सकता है कि क्या पौधे भी श्वसन करते हैं। तो आपको याद रखना है यस, ये अपने रूट यानी कि जड़ों और तने के ऊपर या पत्तियों में जो एयर स्पेस होते हैं उनके माध्यम से श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक है, इतना बस पता रहना चाहिए यस या नो में। तो ये वाली देखो मैंने आप लोगों को कंडीशन बता दी, कोई व्यक्ति अगर दौड़ रहा है तो उसके मांसपेशियों में थकावट क्यों होती है, तो आपको पता है ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और लैक्टिक एसिड के जमाव की वजह से ये पटेला जो होता है ये थक जाता है आदमी, या बाजू में थकान आ जाती है। कैसे दूर करते हैं, तो गर्म पानी से, ये समझ गए। अच्छा, अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे और पकड़ बनाने के लिए क्या करेंगे, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। इन नंबरों पे मत जाइएगा, यहां मैं क्वेश्चन नंबर फिर से डाल देता हूं 1 2, ये 1 ले लीजिए, ठीक है ना। चलें क्वेश्चन शुरू करें, तो थोड़ा सा मैं भी इनहेलेट कर लेता हूं ऑक्सीजन को। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपसे राइट स्टेटमेंट पूछ रहा है। कह रहा है इनहेलेट मतलब अंतः श्वसन, उच्छ्वास जिसको बोलते हैं। देखो इसके कई सारे नाम है, ये इससे घबराना नहीं, बल्कि आप इंग्लिश में याद रख लेना, ठीक है ना। तो आगे क्या कह रहा है, देखिए एक्सहेलेट और इनहेलेट की बात कर दिया। कह रहा है कि उच्छ्वासन अंतः श्वसन में श्वसन, देखो यहाँ साफ साफ लिखा है श्वास खींचने और श्वास निकालने दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। तो क्या मुझे बताओ, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और जब मतलब इनहेलेट करते हैं और छोड़ते हैं, तब दोनों में रहता है ना 21 और 0.0% लेते टाइम, और 16.4 और 4.4 छोड़ते टाइम, तो इसका मतलब दोनों है। तो ये पूछ रहा है कौन सा सही है, तो यही तो कह रहा है बोथ इनहेलेड एयर एंड एक्सहेलेड एयर कंटेन ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात कह रहा है, दोनों टाइम में क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना। आगे के ऑप्शन पढ़ना हो तो पढ़ लो। कह रहा है कि इनहेलेड एयर डज नॉट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल रहता है, ये गलत बात है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड जाता है अंदर। तीसरा कह रहा है एक्सहेलेड एयर डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, अरे भाई 16.4% ऑक्सीजन हम लोग छोड़ते हैं जब सांस छोड़ते हैं बाहर, तो ये भी गलत हो गया। कह रहा है चौथा आपसे एक्सहेलेड एयर डज नॉट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, ये फिर वही बात कर रहा है, ये 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते टाइम हम छोड़ते हैं, ये भी गलत है। समझ गए, अच्छे से आंसर कर पाए क्वेश्चन का, तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा यस सर हम कर पाए क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी पेशियों में क्रैप यानी कि खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, यानी कि थकाव आ जाता है, इसका क्या कारण है। तो मैंने आपसे बताया ना कि क्या कारण होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, ठीक है ना। और ये कंडीशन कब होती है, ये अवायवीय, ठीक है, एनएरोबिक की कंडीशन होती है श्वसन की, ठीक है ना। पहला ऑप्शन कह रहा है ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन नहीं होना, तो ये गलत हो गया। कभी ये तुरंत देख करके ग्लूकोज दिख गया, लैक्टिक एसिड दिख गया, टक मार दिया, गलत, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला है नहीं, तो इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कह रहा है पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना, तो जो पाइरुवेट है वो लैक्टिक उसमें परिवर्तित होता है। मैंने आपसे बताया था ना, कई बार आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट ग्लूकोज को नहीं कन्वर्ट करवाएगा, किसमें, लैक्टिक में, बल्कि पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पाइरुवेट में, फिर पाइरुवेट कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका यही वाला हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है ना, कन्वर्ट ऑफ पाइरुवेट टू लैक्टिक एसिड। ये कह रहे हैं कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट टू एल्कोहल, तो ये नहीं होता है, एल्कोहल में नहीं बदलता है। कह रहा है नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरुवेट, ये भी गलत है, ठीक है। तो आई थिंक आपको अपना करेक्ट आंसर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। इसमें आपसे कह रहा है कि कभी कभी अत्यधिक व्यायाम करने के बाद हमारी पेशियों में ऐंठन आ जाती है, इसका कारण यह है कि, देखिए मैंने बताया ना, इसी से क्वेश्चन घुमा फिरा के बार बार, जितना मैंने थ्योरी कराई है इसी से आपको क्वेश्चन मिलेगा, बस घुमा फिरा के पूछेगा, ठीक है ना। तो क्या कारण होता है बताइए। पहला तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये अवायवीय होता है। मैंने बताया था रेस्पिरेशन के 2 कंडीशन, वायवी अवायवी, तो थकान वाली कंडीशन बताया था ना कि अवायवी में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ कह रहे हैं वायवी श्वसन, तो यही देख के काट दो। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अवायवी, ठीक है, अभी इस पे बात करेंगे। और क्या कह रहे हैं, यहाँ पे वायवी की बात कर दिया, ये भी ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि लैक्टिक एसिड का जमाव अवायवी में होता है और लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है।
तो अब आपका आंसर या तो बी होगा या तो डी होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। अब देखते हैं बी में क्या कह रहा है। बी में कह रहे हैं कि अवायवीय श्वसन होता है और अल्कोहल CO2 और ऊर्जा निकलती है क्या? अल्कोहल की वजह से थकान नहीं होता है, वो तो ईस्ट बनाता है, शराब बनाने का काम आता है, तो इसलिए ये भी कट गया, एक आंसर बच गया डी वाला। अवायवीय श्वसन होता है और लैक्टिक अम्ल बनता है, साथ में ऊर्जा उत्पन्न होती है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको देखिए, और प्लीज अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलो चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मानवों में सांस लेते समय अंतः श्वसन, आ गया ना, इनहेलेट, अंदर लेते सही, की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या होगा? तो देखते हैं क्या सही उत्तर हो सकता है। यहाँ पे चारों ऑप्शन लगा दिया। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वायु अंदर जाती है। हाँ भाई, इनहेलेट कर रहे हो तो अंदर जाएगी, पसलियां अंदर की ओर जाती हैं, पसलियां अंदर नहीं जाती है, बाहर खुलती हैं। ऐसे देखो पसलियां बाहर आ रही हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन तो कट ही गया, ये नहीं हो सकता। दूसरा क्या कह रहा है, वायु बाहर निकलती है, कह रहा है अंतःश्वसन, अंतःश्वसन में तो बाहर नहीं जाती है, बाहर तो निःश्वसन में जाता है, तो ये भी कट गया आपका। यहाँ क्या कह रहा है, वायु बाहर निकलती है, ये भी कट गया, तो एक ही ऑप्शन बच गया। कह रहा है वायु अंदर जाती है, पसलियां क्या होती हैं, बाहर खुलती हैं, डायफ्राम नीचे जाता है। तो हाँ, ये बिल्कुल अच्छी कंडीशन है, तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं। ये आज का आपका 5वां क्वेश्चन है। अब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपसे इसमें कह रहा है कि मछली यानी कि मत्स्य हो गया, फिश हो गया, क्लोम यानी कि जो गलफड़े का क्या कार्य होता है। तो मैंने आपको मछलियों के गलफड़े का कार्य बताया था कि ऑक्सीजन जो घुली हुई होती है वाटर में, उसको इनहेलेट करने का काम होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है एब्जॉर्प्शन और डिसॉल्व इन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, जल में उपस्थित विलेय यानी कि घुलनशील ऑक्सीजन का अवशोषण करना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल में उपस्थित पोषक पदार्थ नहीं होगा, अपशिष्ट गलत हो गया, ये सारे गलत है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप यहां तक वीडियो देखे हैं तो आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, एक भविष्य के अध्यापक हैं, और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप मेरा भी थोड़ा सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब सपोर्ट कैसे, इन द सेंस केवल और केवल आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं करना है बस। अगला क्वेश्चन आई थिंक ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ रहा है ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा का वर्धक निम्नलिखित में से किस वजह से होता है। तो देखिए ऑप्शन से इसको एलिमिनेट करते हैं। कह रहा है कि कृषि में उर्वरक, कृषि जैसा तो कुछ है ही नहीं, हमें श्वसन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। नदी में औद्योगिक कचरे की वजह से, ये भी, और अम्लीय वर्षा तो हो ही नहीं सकता, साफ साफ दिख रहा है स्मोग, जो स्मोगिंग करते हैं इसकी वजह से ब्रोंकाइटिस जो है सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। और देखिए क्वेश्चन है क्या, ये देखिए पादप चैप्टर में भी मैंने आप लोगों को ये आई थिंक क्वेश्चन कराया था, यहाँ पे भी एक बार डिस्कस कर देता हूँ। कह रहा नीचे दिए गए किस प्रकार के पादप वाष्पोत्सर्जन नहीं दर्शाते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया है। वाष्पोत्सर्जन कौन नहीं दर्शाएगा, तो मैंने आपको बताया था जो जल में डूबे हुए पादप होते हैं। वाष्पोत्सर्जन कब होता है, जब बाहर पत्तियां होती हैं, तेज हवा हो या धूप तेज हो, तो वाष्पित होते हैं पानी जो उसके अंदर होता है। तो पर यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं होता है, तो पानी में जो डूबा रहेगा उसका वाष्पोत्सर्जन सबसे कम होगा। आई थिंक यही आपका आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, यस, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बाकी और दोस्तों को जोड़ना, ठीक है, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी क्लास इसी तरह से लाता रहूँ, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।